हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर इंग्लिश पेपर की। तो उसके अंदर मैंने आपसे कल जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने लगभग 45 क्वेश्चंस आपको दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप अपना रिस्पॉन्स मुझे बताइए। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट 45 टू 120 क्वेश्चंस का सेट दे रहा हूं। आप लोग इसको इजीली कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे ये जरूर बताइए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था। मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टैंडर्ड आरपीएससी लेवल के अकॉर्डिंग हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा ईजी हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड द वर्ड मिनियड इज यूज्ड फॉर। और आपके ऑप्शन है द गोडेस ऑफ वाइन, द ग्रीक गॉड ऑफ वाइन बैचियस, द फीमेल वर्शिपर ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। तो अब इन चारों में से आपको ये बताना है कि इन तीनों में से आपको बताना है कि मीनियड किसको है। तो इसका आंसर होगा द फीमेल वर्शिपर ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। उसे हम क्या कहते हैं, मीनियड कहते हैं। और शैली ने इसका यूज वेस्ट विंड में किया था। नेक्स्ट है, whom does Shelley address as impetuous one? शैली impetuous one किसको कहते हैं? तो पहला है स्प्रिंग विंड, दूसरा है वेस्ट विंड, थर्ड है ऑटम सीजन, चौथा है द ओशियन। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर है द वेस्ट विंड। नेक्स्ट है हमारा, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड द वर्ड इनकेंटेशन मीन्स। जो ये पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें इनकेंटेशन का मतलब क्या है? तो पहला है प्रोफेसी, भविष्यवाणी, सेकंड है रिक्वेस्ट, प्रार्थना, थर्ड है इम्पैक्ट और फोर्थ है स्पेल या मैजिक फार्मूला। तो इनकेंटेशन का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है स्पेल या मैजिक फार्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ओशियन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में कौन से समुद्र की बात की गई है? पहला है द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन या फोर्थ है द अटलांटिक एंड द मेडिटेरियन ओशियन। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है द अटलांटिक एंड द मेडिटेरियन ओशियन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू। ए, इन द ओड टू द वेस्ट विंड शैली पिक्चर्स हिमसेल्फ एज फ्यूरियस, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। इस ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर शैली अपने आप को फ्यूरियस, खतरनाक, टेमलेस जिसे हम पालतू ना बना सके, स्विफ्ट तेज और प्राउड शो करता है। क्या ये बात सच है? नेक्स्ट है, ही शोज हिमसेल्फ एज द विक्टिम टू क्रूलिटी एंड ऑपरेशन। थर्ड है, ही साउंड्स अ पर्सनल पैथेटिक नोट इन द पोएम। वो इस पोएम के अंदर अपना जो पर्सनल निजी दुख है वो हमें बताता है। फोर्थ है, शैली इज नॉट अ पोइट ऑफ लव। शैली जो है वो लव पोइट नहीं है। तो देखिए इसका आंसर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका आंसर है शैली इज नॉट ए पोइट ऑफ लव। ये बात सच नहीं है। शैली इज ए पोइट ऑफ लव, वो लव का पोइट है। बाकी सब जो कुछ भी उसने कहा है वो सच है। इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न द पोइट एड्रेस द अर्न एज। ये जो पोएम है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, इसमें पोइट ने अर्न को क्या कहा है? एटिक शेप, कोल्ड पेस्टोरल, फेयर एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द वर्ड सिल्वियन इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न मीन्स। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न में सिल्वियन का क्या मतलब है? अर्बन, रूरल, बिलोंगिंग टू कंट्री साइड, गांव का, ग्रीक, यूनान का, एंशियंट, प्राचीन। आपको इसका आंसर बताना है। सिल्वियन का क्या मतलब है? तो सिल्वियन का मतलब है रूरल, बिलोंग टू कंट्री साइड। द अर्न इज कॉल्ड अ सिल्वियन हिस्टोरियन बिकॉज। अर्न को सिल्वियन हिस्टोरियन कहा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज एंशियंट, बहुत पुराना है। ऑफ द फॉरेस्ट सीन कार्व्ड ऑन इट, इसके ऊपर जंगल का सीन बना हुआ था। इट इज बॉर्डर विद लीफ इसके चारों तरफ पत्तियों का बॉर्डर था। इट टेल्स ए स्टोरी, ये एक स्टोरी बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर है ऑफ द फॉरेस्ट सीन कार्व्ड ऑफ इट, इसके ऊपर जंगल का सीन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग द यंग मैन डिपिक्टेड ऑन द अर्न इज सिंगिंग। किस तरह का गाना जो
अर्न के ऊपर पर्सन दिखाया गया है, वो गा रहा है ए मेलोडियस सॉन्ग, लव सॉन्ग, मेलंकली सॉन्ग, दुख का सॉन्ग, अनएंडिंग सॉन्ग, कभी ना खत्म होने वाला सॉन्ग। तो इसका आंसर है एन अनएंडिंग सॉन्ग, एक कभी ना खत्म होने वाला सॉन्ग। द अनहियर्ड म्यूजिक ऑफ अर्न अपील्स टू, वो जो अर्न का कभी ना सुनने वाला म्यूजिक है वो किसको अपील करता है? आवर सेंसुअल और बॉडीली ईयर्स, जो हमारे फिजिकल ईयर है उनको। आवर स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको। द मेडन डेपिशेटेड टू द अर्न, वो जो अर्न के ऊपर लेडीज दिखाई गई हैं उनको। टू द पोइट, या पोइट को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आवर स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, वो हमारी जो कल्पना शक्ति है ना वो उसको सुनाई देता है। द पोइट कॉल्स द बो हैप्पी, पोइट इन बो को क्यों हैप्पी बोलता है? दे आर शाइनिंग ब्राइटली, क्योंकि वो बड़ी शानदार चमक रही हैं। दे आर फ्रेश एंड ग्रीन, वो बड़ी ही ताजा दिख रही हैं। द बो विल इंजॉय एन एवर लास्टिंग स्प्रिंग, वो बो है उनके वो हमेशा हरी भरी रहेंगी, वहां पे हमेशा बसंत रहेगा। सॉरी, तो इसका आंसर है द बो विल इंजॉय एन एवर लास्टिंग स्प्रिंग, वो हमेशा हरी भरी रहेगी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गए, एंड नहीं एन आएगा। In the poem Ode on a Grecian Nun, the poet had contrasted, इस poem Ode on a Grecian Nun में poet ने क्या contrast किया है? Truth and beauty, joy and sorrow, the shortness of everything in real life, which the permanence of everything depicted in art. जिंदगी में सब कुछ जो है ना वो बहुत छोटा है, बहुत कम उम्र का है, जबकि जो आर्ट के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो परमानेंट है। इस बात को उसने उस बात का उसने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। इसका आंसर है आंसर इसका है द शॉर्टनेस ऑफ एवरीथिंग इन रियल लाइफ, जो ये जिंदगी है उसमें सब कुछ बहुत छोटा है, जबकि जो आर्ट है वो परमानेंट है। इसी बात को उसने शो किया है। नेक्स्ट है ओड ऑन अ ग्रीशियन एक्सप्रेस, ये में क्या बताता है? दैट आर्ट इज सुपीरियर टू रियल लाइफ इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, कई बातों में आर्ट जो होती है वो रियल लाइफ से ज्यादा सुपीरियर है। ट्रुथ एंड ब्यूटी कैन बी सेपरेटेड, ट्रुथ और ब्यूटी अलग अलग हो सकते हैं। दैट हियर्ड म्यूजिक इज स्वीटर देन अनहियर्ड म्यूजिक, वो जो म्यूजिक सुनाई देता है वो ना सुनने वाली म्यूजिक से ज्यादा अच्छा होता है। इसका आंसर है द आर्ट इज सुपीरियर टू रियल लाइफ इन सर्टेन रिस्पेक्ट, कई बातों में जो आर्ट है वो रियल लाइफ से ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है एक सॉरी रह गया, दैट फिजिकल लव इज एटर्नल, ये जो फिजिकल लव है वो एटर्नल है, हमारे ऐसा नहीं है। द सीन प्रेजेंटेड इन द फोर्थ स्टैंजा emphasizes, इस फोर्थ स्टैंजा में जो सीन दिखाया गया वो क्या कहता है? इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड डिजायर ऑफ द ग्रीक पीपल, वो हमें हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और ग्रीक पीपल की डिजायर को दिखाता है। कम्युनल लाइफ ऑफ एंशिएंट ग्रीक पीपल, वो प्राचीन यूनान के लोगों की जो सामाजिक लाइफ थी उसको बताता है। द स्वीटनेस ऑफ अनहियर्ड मेलोडी, जो ना सुनी हुई धुन है उसकी मधुरता को बताता है। वॉयलेंट लव मेकिंग, या जबरदस्त लव मेकिंग को बताता है। तो इसका आंसर है वॉयलेंट लव मेकिंग, फोर्थ स्टैंजा में ये बताया गया है। द फ्लूट प्लेयर ऑन और द अर्न रिप्रेजेंट, अर्न में जो फ्लूट प्लेयर दिखाया गया वो क्या दिखाया गया है? सेंसुअस म्यूजिक दिखाता है। आइडियल म्यूजिक विच कैन बी अप्रहेंडेड बाय इमेजिनेशन, वो एक आदर्श म्यूजिक को दिखाता है जिसकी हम प्रशंसा सिर्फ कल्पना शक्ति से कर सकते हैं। ओल्ड फैशन म्यूजिक, पुराने म्यूजिक को दिखाता है। तो इसका आंसर है आइडियल म्यूजिक विच कैन बी अप्रीहेंडेड बाय इमेजिनेशन। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। दीज लाइन्स फ्रॉम ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न रेफर टू, इन लाइन्स का क्या मतलब है? नंबर एक, परमानेंस ऑफ आर्ट, की आर्ट हमेशा परमानेंट रहती है। ट्रांजिएंट ब्यूटी, ब्यूटी जो है वो ट्रांजिएंट है। द आइडेंटिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड ब्यूटी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द आइडेंटिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी।
ये जो लाइन्स है, ब्यूटी इज ट्रूथ, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदरता है। ये जो लाइन हमें ये बताती है कि हमें ट्रुथ और ब्यूटी को पहचानना चाहिए। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दाउ किस, दो विनिंग नियर द गोल येट ये डू नॉट ग्रीव। ये लाइंस वेस्टविंड से ली गई हैं या ये लाइंस ओड टू नाइटिंगेल से ली गई हैं, ये लाइंस ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न से ली गई हैं। और इसमें जो लवर है वो हमें ये कहता है कि तुम कभी उसमें जो पोइट है वो लवर को कहता है कि तुम कभी भी दुखी फील ना हो, क्योंकि तुम्हारी जो बिलवेड है वो हमेशा यंग और फ्रेश रहेगी। इसका आंसर है थर्ड, कि आप कभी भी निराश मत हो, आपकी जो बिलवेड है वो हमेशा यंग और फ्रेश रहेगी। फ्रा पेंडोलॉफी, तो फ्रा पेंडोलॉफ एक फेरियर है, वो एक पेंटर है, वो एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, या वो एक इटालियन पेंटर है। तो आपको इसका आंसर बताना है। फ्रा पेंडोलॉफ जो है वो एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, काल्पनिक आर्टिस्ट। द ड्यूक डिड नॉट लाइक द इनोसेंस एंड काइंडनेस ऑफ डचेस बिकॉज, उसे डचेस की जो मासूमियत थी, जो दया थी की भावना थी, वो अच्छी लगती थी, क्योंकि ही वॉज वेरी रिच, बहुत अमीर था, इल नेचर था, बदमिजाज था। ही रिगार्डेड दीज ब्यूटी क्वालिटीज इन डचेस एज समथिंग बिलो डिग्निटी, वो कहता था कि ये जो डचेस के अंदर इनोसेंस और काइंडनेस की क्वालिटी है ना, गुण है, ये हमारे लेवल का नहीं है। इसका आंसर है थर्ड, कि वो इन क्वालिटीज को बिलो डिग्निटी मानता था। द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट, इसका स्पीकर कौन है? इंग्लिश ड्यूक, एन इंग्लिश काउंट, पोइट, या एन इटालियन ड्यूक, द ड्यूक ऑफ फरेरा। इसका आंसर है एन इटालियन ड्यूक। इसका स्पीकर एक इटालियन ड्यूक है, जिसका जो कि फरेरा का राजा है। द ड्यूक इन द पोएम माई लास्ट डचेस वाज जेनरस एंड काइंड, बड़ा ही दयालु था, ब्रेव एंड हैंडसम, बहादुर और सुंदर था, एरोगेंट एंड कॉलस, बहुत ज्यादा अकड़ू और बहुत ज्यादा रूखा था, वेल वर्स्ड इन कन्वर्सेशन, बातचीत में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसका आंसर है वो एरोगेंट एंड कॉलस था। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर मीन, तब सारी मुस्कुराहट रुकी। द डचेस स्टॉप स्माइलिंग, डचेस ने मुस्कुराना बंद कर दिया। डचेस वाज पुट ऑफ डेथ, ये डचेस को मार दिया गया। डचेस हरसेल्फ स्टॉप स्माइलिंग, डचेस ने खुद मुस्कुराना बंद कर दिया। तो इसका आंसर होगा डचेस वाज पुट ऑफ डेथ, डचेस को मार दिया गया था, तभी ये लाइन बनी। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ नेपच्यून वाज मेड फॉर ड्यूक बाय, ब्रोंज स्टैचू किसने बनाया था? हिज फादर इन लॉ, लास्ट डचेस ने। फ्रा पेंडोलफ, क्लॉज ऑफ इंसब्रुक, तो इसका आंसर है क्लॉज ऑफ इंसब्रुक ने ये ब्रोंज स्टैचू बनाया था। देयर इज ए पैरेलल बिटवीन ड्यूक एंड द सी गॉड नेपच्यून बिकॉज, दोनों के अंदर एक पैरेलल दिखाया गया है। द ड्यूक इज ए लवर ऑफ आर्ट, वो आर्ट लवर है। ड्यूक इज एज पावरफुल एज नेपच्यून, वो नेपच्यून की तरह पावरफुल है। बोथ आर गिवन टू टेमिंग द अनरूली एलिमेंट, दोनों के अंदर जो अनरूली एलिमेंट है उन्हें टेम करने की, उन्हें पालतू बनाने की ताकत दिखाई गई है। तो इसका आंसर है थर्ड, बोथ आर गिवन टू टेमिंग द अनरूली एलिमेंट। द ड्यूक हैड ए, ड्यूक की क्या है? 900 ईयर रेपुटेशन बिहाइंड हिम, उसके पीछे 900 साल की इज्जत है। लॉन्ग रेपुटेशन, बहुत लंबी इज्जत है। बिलोंग टू एन एंशियंट फैमिली ऑफ ड्यूक्स, वो ड्यूक की एक प्राचीन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका आंसर है 900 ईयर रेपुटेशन बिहाइंड हिम। द ड्यूक मेंशन इन माई लास्ट डचेस वाज, कौन था? अल्फांसो सेकंड, फिफ्थ ड्यूक ऑफ फरेरा, फ्रा पेंडोलफ, क्लास इंसबर्ग, ड्यूक निकोलस थर्ड। तो इसका आंसर है अल्फांसो सेकंड, फर्स्ट फिफ्थ ड्यूक ऑफ फरेरा। हु इज द स्पीकर एंड लिसनर इन द पोएम माई लास्ट डचेस, स्पीकर और लिसनर कौन है? स्पीकर पोइट है, लिसनर ड्यूक है। स्पीकर ड्यूक है और लिसनर जो मैसेंजर है। हु हैज कम विद अ मैरिज प्रपोजल, वो जो मैसेंजर एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है वो सुनने वाला है, और स्पीकर जो है वो ड्यूक का आंसर है। यही आंसर है कि स्पीकर ड्यूक है और लिसनर वो मैसेंजर है जो मैरिज प्रपोजल लेकर आए। इट हैज रेन स्टेडली फॉर, कितने घंटे बारिश चली? 10 घंटे, 20 आवर्स 20 घंटे, सारा दिन, या 8 घंटे। तो आंसर है इसका 10 घंटे।
हाउ मच टाइम डिड द पेन टेक टू सबसाइड? कितनी देर बाद वो जो मदर के पैर में जो बिच्छू ने काटा था वो डंक असर कितनी देर में खत्म हुआ? 10 ओवर्स, 12 ओवर्स, 20 ओवर्स, 8 ओवर्स। इसका आंसर है 20 ओवर्स। 20 घंटे में वो असर खत्म। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, हु इज द रेफर टू इन द अबोव लाइन्स? उन्होंने उसकी तलाश की, वो नहीं मिला। किसके बारे में कहा गया है? ऑथर्स फादर, पोइट के पापा के बारे में, होली मैन के बारे में, स्कॉर्पियन के बारे में, पोइट्स नेबर पोइट के पड़ोसी के बारे में। इसका आंसर है स्कॉर्पियन के बारे में। हु इज द नरेटर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? उसका नरेटर कौन है? पोइट है, फादर, पीजेंट्स किसान, या इमेजिनरी स्पीकर? कौन है इसका नरेटर? इसका नरेटर है पोइट। आई रिमेंबर द नाइट, तो आई से स्टार्ट हो रही है इसलिए पोइट है। आफ्टर स्टिंगिंग द मदर द स्कॉर्पियन, माँ को डंक मारने के बाद स्कॉर्पियन क्या किया उसने? वेंट अंडर द सैक ऑफ राइस, वापिस वो चावल के बोरे के नीचे चला गया। हाइड हिमसेल्फ समवेयर इन द रूम, जाके रूम में कहीं छुप गया। वेंट आउट ऑफ द हाउस इन टू द रेन अगेन, वो वापिस बारिश में चला गया। आंसर है वेंट आउट ऑफ द, या वाज किल्ड, उसे मार दिया गया, तो वो वापिस बारिश में चला गया। आया, मदर को डंक मारा और वापिस बारिश में चला गया। वेयर वाज द फार्मर सिटिंग इन द हाउस, वो सारे किसान कहाँ बैठे थे? दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद द मदर इन सेंटर, माँ को सेंटर में बिठाकर उसके चारों तरफ बैठे थे। सेट विद हिज फादर, पापा के पास बैठे थे। दे सेट आउटसाइड द रूम इन द वरांडा, या वो वरांडा में बैठे थे। आंसर है कि वो फ्लोर पर मदर को सेंटर में बिठाकर बैठे थे। एक और आंसर था, एक और ऑप्शन था, दे वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, या वो स्ट्रीट में बैठे थे। वाई डिड द स्कॉर्पियन कम इन हिज मदर्स रूम, वो मदर के रूम में क्यों आया? टू स्टिंग हिज मदर, मदर को डंक मारने के लिए। द स्टेडी रैन हैड ड्राइवन हिम टू क्रावल बीनीथ अंडर अ सैक ऑफ राइस, लगातार चल रही बारिश ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो एक चावल के बोरे के नीचे चला जाए। टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, तो इसका आंसर है सेकंड। बारिश ने उसे, लगातार चल रही बारिश ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो चावल के बोरे के नीचे से क्रॉल करे। वाई डिड द फार्मर बज द नेम ऑफ गॉड, उन्होंने भगवान का नाम क्यों जपा? टू सबसाइड द पेन ऑफ मदर, माँ के दर्द को काबू में लाने के लिए। टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन की मूवमेंट को रोकने के लिए। टू टेक पिटी ऑन द मदर, माँ पर दया के लिए। आंसर है टू सबसाइड द पेन ऑफ द मदर, माँ के दर्द को रोकने के लिए। विच पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, दिस लाइन मीन्स, यहाँ पे विच नहीं सॉरी विद आएगा, विद पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंटमेंट, उनके चेहरे पर कंटेंटमेंट की था। एक्सप्रेशन ऑफ होप, उनके चेहरे पर उम्मीद थी। एक्सप्रेशन ऑफ फियर, उनके चेहरे पर डर था। इसका एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंटमेंट, अब उनके चेहरे पर एक तरह की कंटेंटमेंट थी, एक तरह का सेटिस्फैक्शन था। द मदर वॉज बिटन बाय स्कॉर्पियन, मदर को स्कॉर्पियन ने कहाँ काटा था? ऑन द फुट, पैर पर। ऑन हर पाम, हथेली पर। ऑन हर टो, पाम की उंगली पर। ऑन हर लेग, उनके पाँव पर। आंसर है ऑन हर टो, पाँव की उंगली पर। द पोएम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एक्सप्रेस, ये पोएम हमें क्या बताती है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो बताती है। रिलीजियस बिलीफ, किसानों का धार्मिक बिलीफ बताती है। देयर बिलीफ इज डिफरेंट फ्रॉम सुपरस्टिशियस बिलीफ, उनका जो बिलीफ है वो अंधविश्वास से अलग है। इसका आंसर यही है, देयर बिलीफ इज डिफरेंट फ्रॉम सुपरस्टिशियस बिलीफ। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, ये लाइन क्या बताती है? सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर फॉर अर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों को सेल्फलेस प्यार करती है। मदर्स अटैचमेंट, माँ का अटैचमेंट दिखाती है। मदर्स सेक्रीफाइस फॉर हर चिल्ड्रन, कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या बलिदान दे सकती है बताती है। आंसर यही है, सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर। द थीम ऑफ पोइट ऑफ स्कॉर्पियन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज मदर सेक्रीफाइस फॉर हर चिल्ड्रन, माँ का बच्चे के प्रति बलिदान। फादर्स केयर, ये कार नहीं केयर है, फादर्स केयर फॉर हर वाइफ, फादर की केयर अपनी वाइफ के लिए। मदर सेल्फलेस लव फॉर अ चिल्ड्रन, मदर का जो सेल्फलेस लव है उसको दिखाती है। आंसर यही है।
mother's selfless love for her children. नेक्स्ट है द जिंगलिंग साउंड वाज दैट ऑफ, जो जिंगलिंग साउंड आ रही थी वो किसकी थी? किम्बल की, ड्रम की, एंकलेट की या हार्प की? तो इसका आंसर है एंकलेट, पायल की थी। किम्बल डफली होता है, ड्रम ढोल होता है, हार्प होता है जो वो सितार होता है। द यूनक वर बीटिंग देयर सॉरी ब्रेस्ट बिकॉज, वो यूनक अपनी छाती क्यों पीट रहे थे? दे वांट टू अर्न देयर लिविंग, वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते थे। इट वाज द डिमांड ऑफ देयर प्रोफेशन, ये उनके धंधे की मांग थी। दे वांटेड टू गेन द सिंपैथी ऑफ द पीपल, वो लोगों की सिंपैथी सहानुभूति चाहते थे। दे वांटेड टू शो देयर फ्रस्ट्रेशन एंड मिजरी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा और दुख, वो अपनी दुख तकलीफ को शो कर रहे थे। इसका आंसर है दे वांट टू शो देयर फ्रस्ट्रेशन एंड मिजरी। द यूनक वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, वो दुबले पतले और मरियल से क्यों थे? दे वर डाइटिंग, वो डाइटिंग कर रहे थे। दे कुड नॉट डांस इफ दे वर फैट, अगर मोटे होते तो डांस नहीं कर सकते थे। दे वांटेड टू बी लुक अट्रैक्टिव एंड स्लिम, वो सुंदर दिखना चाहते थे, स्लिम ट्रिम दिखना चाहते थे। दे वर अंडर फैट, भूखे थे। देवर अंडर फैट, उन्हें खाना नहीं मिला था काफी टाइम से, पेट भरकर खाना नहीं मिलता था इसलिए वो स्लिम हो गए थे। द यूनक हैड, यूनक के चेहरे पर क्या, चिक पर क्या था? लिपस्टिक थी, ग्रीन टैटू थे, चमक रहे थे, सोरो एंड डिस्पेयर था। इसका आंसर है ग्रीन टैटू, उनके जो चिक थे, गाल थे, उसके ऊपर ग्रीन टैटू थे। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, द लाइन मीन्स दैट, उस वहां पर जो पेड़ थे ना, पेड़ों के ऊपर कौवे भी बहुत शांत थे। इस लाइन का मतलब क्या है कि क्रो हंग्री और थ्रस्टी थे, वो यूनिक के डांस को एंजॉय कर रहे थे और उनका वो जो यूनिक की बदकिस्मती थी उसके साथ उनको सहानुभूति थी। इट वॉज वेरी हॉट, या बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो इसका आंसर है कि उनकी जो यूनिक है उनकी बदकिस्मती के साथ उनकी सहानुभूति थी। इन द पोएम डांस ऑफ द यूनिक, इस पोएम के अंदर द यूनिक वर डांसिंग इन ए हॉल, वो हॉल में डांसिंग कर रहे थे, वो एक थिएटर में डांसिंग कर रहे थे, वो एक इंडियन स्ट्रीट पर डांसिंग कर रहे थे, या वो एक रेड गुलमोहर ट्री, लाल गुलमोहर के पेड़ के नीचे डांस कर रहे थे? इसका आंसर है वो रेड गुलमोहर ट्री के अंदर डांस कर रहे थे। देयर सॉन्ग वर, उनके सॉन्ग किसके थे? मैरिज के बारे में थे, डेथ के बारे में थे, लव एंड रोमांस के बारे में थे, मैकेनिकल, मेलंकलिक एंड पेनफुल थे? इसका आंसर है उनके सॉन्ग जो तो मैकेनिकल थे, मेलंकलिक दुखी थे और दर्द से भरे हुए थे। द यूनिक वर ब्लीडिंग, वो उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी? दे वांटेड द सिंपैथी ऑफ स्पेक्टेटर्स, क्योंकि उनको देखने वालों की सहानुभूति चाहिए थी। उनका जो डांस था वो डिफिकल्ट था, जंगली था और वो गरम, वो सूरज के नीचे नंगे पांव डांस कर रहे थे इसलिए वो ब्लीड कर रहे थे, या वो लंबे समय से डांस कर रहे थे? इसका आंसर है कि वो सूरज के, गरम सूरज के नीचे नंगे पांव डांस कर रहे थे इसलिए ब्लीड कर रहे थे। लास्ट 3 लाइंस पोएम की में क्या बताती है? गॉड शो मर्सी एंड सिंपैथी टू यूनक्स, भगवान उनके प्रति दया सहानुभूति दिखाता है। इवन गॉड सीम्स टू ऐड टू देयर वोज, यहाँ तक कि भगवान भी, ऐसा लगता है कि भगवान भी उनके दर्द जो है वो दुख दर्द बढ़ा रहा है। यूनक लव रेन एंड थंडर, इनको रेन और ठंडर, बारिश और बिजली अच्छी लगती है। तो इसका आंसर है कि ऐसा लगता है कि भगवान भी उनके दुख दर्द जो है उनको बढ़ा रहा है। द इमेज फ्यूनरल पियर शो, ये जो इमेजरी हमें क्या दिखाती है? डिवास्टिंग इमेज है, हमें लाइफ की फ्यूटिलिटी, व्यर्थता के बारे में बताती है। एनर्जी विच फायर गिव, हमें दिखाती है कि वो फायर कौन सी एनर्जी में देती है। एंड ऑफ द लाइफ क्या दिखाती है? फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। ये जो जलती हुई चिताएं हैं ये हमें बताती हैं कि जिंदगी जो है वो फ्यूटाइल है, कभी भी खत्म हो सकती है। द फ्रेज लवर्स डाइंग मीन्स, इस फ्रेज का क्या मतलब है? कि उनके लवर मर रहे थे, उनके लवर लव मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, लवर ऑलरेडी मर चुके थे, लवर हुज लव इज नॉट फ्रूटफुल, वो प्रेमी जिनका प्रेम पूरा अधूरा था, कभी पूरा नहीं हुआ।
तो लवर्स हुज लव इज नॉट फ्रूटफुल। डेथ इन वैकेंट एक्सटेसी मीन्स, ये जो लाइन है इसका मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है? जुने की मिजरी है वो हमें ये शो करता है कि कमला दास की जो जिंदगी थी वो बैरन थी, बेजान थी, बंजर थी, और वो उसकी हमें इमेज दिखाता है। यहाँ पे बैरन मदर की मिजरी को बताया गया है या लव की फ्यूटिलिटी को बताया गया है। तो इसका आंसर है कि ये जो लाइंस हैं, क्योंकि ये कमला दास कन्फेशनल पोइट है, वो अपने दुख दर्द को पोएम में बताती है, और ये जो पोएम है वो भी कन्फेशनल है, इसलिए ये पोएम हमें कमला दास की लाइफ की बैरननेस के बारे में बताती है। बैकन के अकॉर्डिंग मेंटल डिफेक्ट कैसे दूर किए जा सकते हैं? सही दवाई लेकर, योगा से, एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस से, या अप्रोप्रिएटेड स्टडी से, सही तरीके की पढ़ाई से। तो इसका आंसर है अप्रोप्रिएटेड स्टडी। किस बुक के पढ़ने से ग्रेटेस्ट बेनिफिट हमें मिलता है? बुक के पढ़ने से ग्रेटेस्ट बेनिफिट किसको मिलता है? क्राफ्टी मैन को, सिंपल मैन को, स्टूडेंट्स को, वाइज मैन को? तो इसका आंसर है वाइज मैन को। व्हाट मेक्स ए लर्नेड बुकिश मैन परफेक्ट? किस किसके कारण, किस चीज से एक लर्नेड या पढ़ा लिखा या बुकिश किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है? डीप स्टडी ऑफ बुक, अगर वो बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़े, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, ये वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, कि वो दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले, या स्टडी ऑफ लॉजिक और रिटोरिक, वो लॉजिक और रिटोरिक की स्टडी करे या राइटिंग करे? इसका आंसर है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड। अगर वो दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है तब वो एक लर्नेड आदमी जो है वो परफेक्ट बन जाता है। बैकन वर्क वेरी यूजफुल फॉर साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। बैकन के वर्क जो साइंटिस्ट फिलोसफर्स के लिए यूजफुल हैं उसके ऐसे हैं। एक उसका वर्क है न्यू अटलांटिस, एक उसका वर्क है हिस्ट्री ऑफ हेनरी, और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका आंसर है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो उसका वर्क है ये साइंटिस्ट फिलोसफर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बैकन्स बुक विच इज द सोर्स ऑफ हिज फेम, वो कौन सी किताब है जो उसकी उसकी प्रसिद्धि का कारण है? इसका आंसर है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, न्यू अटलांटिस, हेनरी, हिस्ट्री ऑफ हेनरी एट, या उसके एसे। इसका आंसर है उसके एसे। इन हिज एसेस बैकन गिव मोर इंपॉर्टेंस, तो अपने ऐसे में बैकन किसको इंपॉर्टेंस देता है? लैंग्वेज को, एक्सप्रेशन को, स्टाइल को, या थीम को? तो इसका आंसर है थीम। वो सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू बैकन विजडम इन, बैकन के अनुसार विजडम क्या है? इज कंटेन्ड इन बुक, किताबों में है। कम्स फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, या वो बाहर की दुनिया के एक्सपीरियंस से आती है और बुकिश नॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। गिव्स फिजिकल स्ट्रेंथ, ये हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। विजडम जो है वो हमारे को आउटसाइड से मिलती है, बुक के पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, देखिए बैकन के अकॉर्डिंगली स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या सही नहीं है? नॉट टू रिजेक्ट एंड कंडम द व्यू गिवन इन बुक्स, बुक के अंदर जो व्यू दी गए उन्हें रिजेक्ट और कंडम नहीं करना है। नॉट टू एग्री रेडिली टू वाइदर वी रीड इन बुक, जो कुछ भी हमें किताबों में बताया गया उसे फटाफट स्वीकार नहीं करना है। टू पॉन्डर एंड थिंक ओवर द आइडिया एंड जजमेंट फ्रॉम देयर वैल्यू एंड ट्रूथ। ए स्टूडेंट शुड ब्लाइंडली फॉलो बुकिश नॉलेज, आज स्टूडेंट को बुकिश नॉलेज को अंधाधुंध फॉलो करना चाहिए। इसका आंसर है स्टूडेंट शुड ब्लाइंडली फॉलो बुकिश नॉलेज। ये जो चीज है ना ये सही नहीं है, बाकी तीनों बातें उसने सही बताई हैं। मैनी स्कॉलर्स आर लाइक इनोसेंट चिल्ड्रन इन वर्ल्डली मैटर, बहुत सारे जो स्कॉलर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दुनियादारी की बातों में बिल्कुल बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनके पास दुनियादारी की बातों का टाइम नहीं मिलता है। और स्टडी हमें ये नहीं बताती है कि हमें बुकिश नॉलेज को कैसे यूज करना है। तो इसका आंसर है स्टडी हमें खुद नहीं बताती है कि बुकिश नॉलेज को हमें यूज कैसे करना है। स्टडी गिव्स द रीडर, स्टडी से रीडर को क्या मिलता है? ए सेंस ऑफ ड्यूटी टू परफॉर्म, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वाइडर आउटलुक ऑफ लाइफ। तो इससे है ए वाइडर आउटलुक ऑफ लाइफ, हमें जिंदगी का एक वाइडर आउटलुक मिलता है। एब्सेंट माइंडनेस कैन बी करेक्टेड बाय स्टडी ऑफ, किससे हम दूर कर सकते हैं? पोइट्री से, हिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से। आंसर मैथमेटिक्स। रीडिंग मेक्स ए मैन रेडी, एग्जैक्ट, फुल,
आइडियल, इसका आंसर है एग्जैक्ट। रीडिंग मेक्स ए मैन एग्जैक्ट, सॉरी सॉरी फुल मैन। द प्रिंसिपल फिलोसफिकल वर्क ऑफ बैकन इज, बैकन का प्रिंसिपल फिलोसफिकल वर्क क्या है? नोवन ऑर्गानोनम, न्यू अटलांटिस, एसे, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका आंसर है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। लैम कंट्रीब्यूटेड हिज एसे टू, लैम ने अपनी ऐसे कौन सी मैगजीन में डाले? लंदन मैगजीन में, ब्लैकवुड मैगजीन में, क्राइटेरिया में, इसका आंसर है लंदन मैगजीन में। लैम के ऐसे कौन से हैं? सोशल, पॉलिटिकल हैं, लिटरेरी हैं, पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल हैं। आंसर है पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर रिवर्स टू अस, जो चिमनी स्वीपर्स की प्रशंसा में क्या बताती है? यूनिक चार्म ऑफ लैम्स पर्सनैलिटी, कि लैम्प की पर्सनैलिटी की यूनिकनेस क्या है? लैम्प्स विट एंड ह्यूमर, लैम्प विट और ह्यूमर क्या है? लैम्प्स पैथोस एंड सिंपैथी ऑफ फॉर द सफरिंग, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है लैम्प्स पैथोस एंड सिंपैथी फॉर द सफरिंग। लैम्प जो है ना कष्ट भोग रहे लोगों के प्रति उसकी एक सहानुभूति की भावना, ये हमें ये बताती है। लैम्प डिस्क्राइब अ चिमनी स्वीपर्स टीथ विच कॉल्स अस दोज वाइट एंड शाइनिंग ओसिफिकेशन, वाइट टीथ, ब्राइट टीथ, शोई टीथ, तो इसका आंसर है दोज वाइट एंड शाइनिंग ओसिफिकेशन। द वाइट मैन हु एंटरटेन्ड यंग चिमनी स्वीपर वाज, वो जो पर्सन जो छोटे चिमनी स्वीपर्स को एंटरटेन करता था उसका क्या नाम था? चार्ल्स लैम्प, मिस्टर रीड, जेम्स वाइट, बिगोड, इसका आंसर है जेम्स वाइट। द फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर वाज हेल्ड एट, वो फीस्ट पार्टी कहाँ दी जाती थी? स्मिथफील्ड, ससेक्स, लंदन, आंसर है स्मिथफील्ड। फोकस आवरी मीन्स द जाव्स ऑफ हेल, ब्लैक फेसेस ऑफ चिमनी स्वीपर, एंट्रेंस ऑफ ए चिमनी, आंसर है द जाव्स ऑफ हेल। फोकस एवरी का मतलब है नर्क का मुंह। टेस्टर इज ए कॉइन ऑफ 6 पेंस, 3 पेंस, 5 पेंस, आंसर है 6 पेंस। सासाफ्रास इज द नेम ऑफ अ शर्ब, एक झाड़ी का नाम है, चाय का नाम है, कॉफी का नाम है, बेवरेज का नाम है, आंसर है शर्ब। होगार्थ वास, होगार्थ था फेमस इंग्लिश पोइट, फेमस इटालियन पेंटर, फेमस इंग्लिश पेंटर, इसका आंसर है फेमस इंग्लिश पेंटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारा ये ऐसे है, ये जो मेरा आज का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक दो दिनों में फिर से मैं वापस आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।